सभी को नमस्कार। उम्मीद आप अच्छे होंगे, बहुत अच्छे से अपनी पढ़ाई पर लगे हुए होंगे। आज की इस क्लास में हम 4 ऐसे चैप्टर को कवर करेंगे जो साइंस में डायरेक्टली यहां से क्वेश्चन बनते हैं। कौन-कौन से चैप्टर हैं एक बार समझते हैं। एक केमिकल रिएक्शन, आप सभी को पता है एग्जाम में यहां से क्वेश्चन बनता है। इसके अलावा विटामिन को लेकर क्वेश्चन बनता है, मानव रोग यानी ह्यूमन डिसीज को लेकर क्वेश्चन बनते हैं और पीरियडिक टेबल को लेकर क्वेश्चन बनते हैं। पीरियडिक टेबल का मतलब ये नहीं है कि एनसीईआरटी से हटा दी गई है। पीरियडिक टेबल का मतलब ये है कि एलिमेंट्स के बारे में हम जानेंगे, उससे रिलेटेड जो फैक्ट बनते हैं उनको जानेंगे। यानी आने वाली 10 से 15 मिनट आपको एक कंप्लीट शॉर्ट रिवीजन कराएंगे इन 4 चैप्टर को लेकर। तो बड़े गौर से, बड़े ध्यान से इस वीडियो को कंप्लीट देख लीजिएगा। अरे कितना ही टाइम जाता, 15 मिनट में कौन से शहंशाह बादशाह आप बन जाओगे, महाराजा धीराज बन जाओगे 10-15 मिनट में। रुको 10-15 मिनट, पढ़ो और जाओ। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए क्वेश्चंस को। सबसे पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। कौन सा सूक्ष्म जीवी तपेदिक टीबी के लिए उत्तरदायी है? तो टीबी जो बीमारी है ना मेरे भाई, वो टीबी जो बीमारी है वो किससे होती है? तो आप याद रखेंगे वो बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी है टीबी। किससे? बैक्टीरिया से। वायरस से बीमारी कौन सी होती है? जैसे वायरस से हमारे पास एड्स वायरस से होने वाली बीमारी है, आप ये याद रखेंगे। ठीक है ना। फंगस से आप कौन सी याद रखेंगे? हमारे जो दाद पड़ जाते हैं वो फंगस से हो जाते हैं, दाद। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला, कौन सा रोग प्लाज्मोडियम के कारण होता है? प्लाज्मोडियम, तो आप याद रखेंगे मलेरिया जो है ना, मलेरिया वो प्लाज्मोडियम के कारण होता है। मलेरिया फैलाने का काम मच्छर करता है, लेकिन होता किससे? प्लाज्मोडियम से, मलेरिया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, एचआईवी वायरस मानव शरीर की किन कोशिकाओं को आक्रमण करता है? देखो कभी भी एचआईवी एड्स जो है कोई एक बीमारी नहीं, बल्कि ग्रुप्स ऑफ बीमारी है, ग्रुप्स ऑफ डिसीज है, जो हमारे पूरे के पूरे प्रतिरक्षा तंत्र को खराब करता है। यानी हमें रोगों से लड़ने की क्षमता कम होती है, हमें रोग लगने स्टार्ट हो जाते हैं और उससे हमारी डेथ हो जाती है। ये होता है क्या? ये होता है हमारे पास एचआईवी एड्स। तो ये क्या किसको खराब करता है? अच्छा, प्रतिरक्षा तंत्र को खराब कर रहा है। इसका मतलब किसको खराब कर रहा है? डब्ल्यूबीसी। डब्ल्यूबीसी क्या करती है? हमारे इम्यून सिस्टम को मजबूत करती है। तो ये किसको खराब करता है? डब्ल्यूबीसी। व्हाइट ब्लड सेल्स को खराब करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा रोग काली खांसी के नाम से जाना जाता है? डिपिथीरिया, पर्ट्यूसिस और ट्यूबरकुलोसिस। डिपिथीरिया, डिपिथीरिया, ट्यूबरकुलोसिस टीबी और पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, है ना। पर्ट्यूसिस मतलब काली खांसी, तो इसी को कहा जाता है काली खांसी, पर्ट्यूसिस। नेक्स्ट, कोलेरा, हैजा किसके कारण होता है? हैजा, तो हैजा किससे होने वाली बीमारी है? तो हैजा होती है हमारे पास बैक्टीरिया से। बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैजा। किससे? बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी हैजा। ठीक है, नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगला क्वेश्चन, गलगंड किसके कमी से होता है? गलगंड मतलब जो आपने देखा होगा, गला जो सूज जाता है ना, गला सूज जाता है। ठीक है, इसे कहते हैं गलगंड रोग। ठीक है, इसमें थायराइड ग्लैंड सूज जाती है, किसकी कमी से? आयोडीन की कमी से। तो आप याद रखेंगे किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होने वाला रोग है, आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा रोग वायरस से होता है? वायरस से कौन सा रोग होता है? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस तो भैया उससे होता है, क्या कहते हैं? बैक्टीरिया से, है ना। मीजल्स, टिटनेस, टिटनेस भी हमारे पास बैक्टीरिया से होता है। कोलेरा, यहां कोलेरा होता है हमारे पास किससे? कोलेरा होता है हमारे पास वायरस से। पूछे ना, हाँ वायरस से होने वाली डिसीज है कोलेरा। किससे? वायरस से होने वाली डिसीज है कोलेरा। नेक्स्ट आगे की ओर बढ़े। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट, चलिएगा, एक मिनट रुकिए। कोलेरा नहीं, मीजल्स होगा, मीजल्स। मीजल्स होता है हमारे पास किससे? मीजल्स होता है हमारे पास वायरस से। नेक्स्ट, अच्छा एक छोटी सी अपडेट है, 6 से लेकर 12th की एनसीईआरटी के एमसीक्यू की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है कि 6 से लेकर 12th के एनसीईआरटी को हम कैसे कवर करें। ठीक है, उसके लिए मैंने आपको कंप्लीट 1100 क्वेश्चन की एक पीडीएफ बनाई है, जिसमें 500 क्वेश्चन का तो डिटेल एक्सप्लेनेशन है और 600-700 क्वेश्चन जो है वो डायरेक्टली टिक लगे हुए मेरी पीपीटी है। यानी टोटल क्वेश्चन आपके पास 1100 हैं। मान लीजिए आप कहीं बस में जा रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं, या फिर कहीं रुके हुए हैं, है ना, कहीं पर भी बैठे हैं, तो आप उस पीडीएफ को खोलकर बहुत आसानी से रिवीजन आप कर सकते हैं अपनी इसका। ठीक है, इसमें टोटल 6, 7, 8, 9, 10th, 11th और 12th के जो कॉमन चैप्टर हैं, जो ग्रुप डी में है, उनको कंपाइल करके बनाई गई है। बड़े गौर से, बड़े ध्यान रख के आप देखोगे तो डिटेल एक्सप्लेनेशन भी है मेरी पीपीटी पर भी, जो मैंने पढ़ाई है और जो मैंने बनाई है, दोनों पर, है ना। तो ये आपको यहां पर मिल जाएगी,
यहाँ पर एक बार देख लेना। बाकी ये पीपीटी का मैं फॉर्मेट दिखा देता हूँ। इस तरीके से आपको ये पीडीएफ मिलेगी जिसमें क्वेश्चन विद आंसर लगा हुआ होगा। फिर भी अब अगर कुछ समझ में नहीं आएगा तो यहाँ पर उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मिलेगा। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमेह रोग किसके कारण होता है? तो इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। आप याद रखेंगे, इंसुलिन की कमी से, है ना? इंसुलिन की कमी से क्या होता है? मधुमेह रोग होता है। रिकेट्स किसकी कमी से होता है? देखो, रिकेट्स जो बीमारी है ना, इसमें हमारी हड्डियां कमजोर पड़ जाती हैं, और हड्डियां जो होती है ना, वो विटामिन डी की कमी से होती है, क्योंकि वो विटामिन डी कैल्शियम को अंदर लेकर आता है। ठीक है, तो विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, रात में हमें बहुत धुंधला दिखाई देता है रतौंधी, है ना? विटामिन सी की कमी होता है स्कर्वी रोग। ठीक है, विटामिन बी की कमी से होता है बेरी रोग, और विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। नेक्स्ट, पोलियो किसे प्रभावित करता है? तो पोलियो हमारे नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है, जिससे हमारे हाथ पैर चलना बंद हो जाते हैं, हाथ पैर में जो है लकवा मार जाता है। तो ये हमारे किसको? नर्वस सिस्टम को खराब करता है, पोलियो। नेक्स्ट, स्कर्वी किसकी कमी से होता है? तो स्कर्वी होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन के जो होता है हमारे पास हेल्प करता है ब्लड क्लॉटिंग में। विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स रोग। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, जिसमें रात में धुंधला दिखाई देता है। नेक्स्ट, डेंगू का वाहक कौन सा है? डेंगू को ले जाने का काम एंडीज मॉस्किटो, एंडीज मच्छर करता है। एंडीज इजिप्टी करती है बेसिकली। कौन सा रोग जीवाणु से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। इन सभी में से ट्यूबरक्लोसिस जो है किससे होता है? बैक्टीरिया से होता है, यानी टीबी बैक्टीरिया से होने वाला रोग है। रक्ताल्पता किसकी कमी से होता है? रक्ताल्पता बेसिकली होता है रक्त में कमी। रक्त में कमी का मतलब है लोह तत्व की कमी, है ना? तो जब जब आयरन की कमी होगी, तो आयरन की कमी मतलब हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी मतलब ब्लड की कमी, ब्लड की कमी मतलब रक्ताल्पता। ठीक है ना? रक्ताल्पता कहा जाता है। क्वाशियोरकर किसकी कमी से होता है? देखो, दो रोग होते हैं, क्वाशियोरकर और मरासमस। मरासमस जो है बच्चों में होता है, क्वाशियोरकर जो होता है ये बड़ों में होता है। और ये किसकी कमी से होता है? तो ये प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है। किसकी कमी से? प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, क्वाशियोरकर और मरासमस। नेक्स्ट, बेरी किसकी कमी से होता है? बेरी विटामिन बी की कमी से होता है, बेरी रोग। और सी स्कर्वी। रात को दिखाई ना देना किसकी कमी के कारण होता है? मैंने कहा था रात को हल्का धुंधला दिखाई देना होता है हमारे पास रतौंधी रोग, और रतौंधी होता है विटामिन डी की कमी से। तो आप कहते हैं सॉरी, विटामिन ए की कमी से। ठीक है, नेक्स्ट, रेटिनॉल जिसे कहते हैं। अगला, टाइफाइड किसके कारण होता है? टाइफाइड हमारी आंतों को प्रभावित करता है, हमारी आंतें खराब हो जाती है टाइफाइड से। और टाइफाइड जो होता है ना, ये किसके कारण होता है? सेलिमोना टाइफी के कारण, जो कि एक बैक्टीरिया है। नेक्स्ट, एड्स का पूरा नाम क्या है? एड्स एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंसी सिंड्रोम, है ना? ये होता है। और ये किस वायरस के कारण होता है? एचआईवी वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। दाद रोग किसके कारण होता है? दाद, तो आप सभी को पता है दाद जो होता है ना, फंगस। आप कभी देखोगे जब ज्यादा बारिश पड़ने लगती है तो फंगस के कारण, है ना, हमारे पैरों पर दाद आने लगते हैं, हमारी बॉडी पर दाद पड़ने लगते हैं फंगस के कारण। ठीक है ना? कभी बहुत दिन रखे हुए कपड़ों को हम पहन लेते हैं तो उसमें फंगस लगी हुई होती है, वो फंगस हमें इन्फेक्शन कर देती है और हमारे दाद हो जाता है। तो दाद फंगस से होने वाली बीमारी है। नेक्स्ट, आगे की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मतलब अब नेक्स्ट हमारे पास हमने विटामिन कर लिया, और हमने कौन सा चैप्टर कर लिया? विटामिन के साथ साथ हमने बीमारियां, रोग वाला कर लिया। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं पीरियोडिक टेबल के क्वेश्चन की ओर। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, अगर फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल आपसे पूछे, अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल, तो मोजले। फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल, तो आप कहेंगे वो है मेंडलीफ। कौन है? मेंडलीफ है। कौन है? मेंडलीफ है। क्लियर है? चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? तो देखो, बाकी सबका जो क्लासिफिकेशन था वो आधारित था किस पर? वो आधारित था हमारे पास परमाणु भार पर। लेकिन जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है वो है एटॉमिक नंबर, यानी परमाणु क्रमांक पर। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास ये रहा, आधुनिक आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, कितने पीरियड्स हैं? तो आवर्त हैं 7, और पीरियड मतलब पीरियड है 7 और ग्रुप्स हैं 18। याद रखोगे। नेक्स्ट, आधुनिक आवर्त सारणी में ग्रुप्स कितने हैं? तो ग्रुप्स 18 हैं। कितने ग्रुप्स? 18 हैं। नेक्स्ट, कौन सा तत्व समूह 1 में रखा गया है? समूह ए में रखा गया तत्व है हमारे पास कौन सा? बताएंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन 1 में रखा गया है। बाकी आर्गन और नियोन जो है और हीलियम जो है ग्रुप 18 के एलिमेंट है, जिन्हें कहते हैं अक्रिय गैसें। अक्रिय गैसें कहते हैं। एक ही समूह के तत्वों में क्या समान होता है? देखो, एक ही समूह के तत्व है ना, तो उनके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होगी, और बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या को क्या कहते हैं? बैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो आप कहेंगे इसमें जो है हमारे पास बैलेंस इलेक्ट्रॉन इक्वल होती है। ठीक है। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन, निष्क्रिय गैसों को किस समूह में रखा गया है? निष्क्रिय गैसें जो है ग्रुप 18 में रखी गई हैं, ग्रुप 18 में रखी गई हैं। अगला क्वेश्चन है, आवर्त सारणी का सबसे हल्का तत्व कौन सा है? सबसे हल्का तत्व लिथियम, और सबसे भारी तत्व जो कहा जाता है वो है हमारे पास यूरेनियम।
और सबसे कठोर तत्व जो है वो है प्लेटिनम, ठीक है ना। एकमात्र लिक्विड धातु जो है वो हमारे पास है मरकरी, और एकमात्र लिक्विड अधातु जो है हमारे पास वो है ब्रोमीन। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, और हाइड्रोजन का 1 होता है, और ऑक्सीजन का 8 होता है, आप याद रखेंगे। नेक्स्ट, परमाणु क्रमांक 1 वाला तत्व कौन सा? मैंने बताया हाइड्रोजन, परमाणु क्रमांक 1 होता है हाइड्रोजन का, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन सा है? फ्लोरीन सबसे विद्युत ऋणात्मक तत्व है ना, फ्लोरीन। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा हैलोजन तत्व है? हैलोजन। हैलोजन में कौन कौन से आते हैं? हीलियम, एक मिनट, हाँ, हैलोजन को लेकर बात की ना, हैलोजन, ब्रोमीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, है ना, ये आते हैं हमारे पास हैलोजन में। तो इसमें से कौन सा? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो इसमें से कौन सा हमारे पास? फ्लोरीन, ठीक है। अच्छा, सोडियम ऐसी धातु है जिसको चाकू से काटा जा सकता है, जिसे केरोसिन के तेल में रखा जाता है। नेक्स्ट, समूह 18 का पहला तत्व कौन सा है? तो समूह 18 मतलब अक्रिय गैसें, हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टोन, जीनोन और रेडोन। सबसे पहले पाता हीलियम। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा क्षारीय धातु है? क्षारीय धातु कौन सी है? सोडियम जो है क्षारीय धातु है, क्षारीय धातु। नेक्स्ट, जिसे चाकू से हम काट सकते हैं। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक कितना होता है? तो मैंने आपसे कहा था ऑक्सीजन का 8 और कार्बन का 6। प्रतीक Na किसका है? तो आप सभी को पता, सोडियम का Na, पोटेशियम का K होता है, निकिल का Ni, नियोन का Ne। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है? मैंने कहा था एकमात्र धातु जो द्रव अवस्था में रहती है मरकरी, और अधातु ब्रोमीन। अगला, आवर्त सारणी में 36 पंक्तियों को क्या कहा जाता है? इन्हें 36 पंक्तियां, इन्हें कहा जाता है पीरियड्स, और खड़ी पंक्तियों को क्या कहा जाता है? ग्रुप्स। नेक्स्ट, आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर स्तंभों को क्या कहा जाता है? इन्हें, तो इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहते हैं? इन्हें कहा जाता है ग्रुप्स। नेक्स्ट, सबसे भारी प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाला तत्व कौन सा है? प्राकृतिक रूप में सबसे भारी, तो प्राकृतिक रूप में सबसे भारी है यूरेनियम। कौन सा? यूरेनियम सबसे भारी है प्राकृतिक रूप में। नेक्स्ट, लोहे पर जंग लगना, ये नेक्स्ट चैप्टर है हमारे पास, केमिकल रिएक्शन। पीरियोडिक टेबल में हमने एलिमेंट और पीरियोडिक टेबल कर लिया। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? तो ये हमारे पास ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, लोहे पर जंग लगना, ऑक्सीडेशन। नेक्स्ट, अम्ल और क्षार के बीच अभिक्रिया क्या कहलाती है? अम्ल और क्षार के संयोग से लवण और जल बनना, ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहलाती है, उदासीनीकरण अभिक्रिया कहलाती है, ठीक है। इसे कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, उदासीनीकरण अभिक्रिया। अगला क्वेश्चन है, जब जिंक पतले HCl के साथ अभिक्रिया करता है तो कौन सी गैस निकलती है? देखो H आ रहा है, H, तो सीधी बात है हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो कौन सी निकलती है? हाइड्रोजन गैस। H से हाइड्रोजन बनेगी। प्रकाश संश्लेषण है एक, कैसी अभिक्रिया है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन। देखो 6CO2 प्लस 6H2O, इससे बनता है C6H12O6 प्लस के 6O2। तो ये तो कॉम्बिनेशन हुआ ना, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, तो इसे क्या कहेंगे? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, दो चीजों का कॉम्बिनेशन हो रहा है, ठीक है। सीमेंट के जमने में कौन सा रासायनिक परिवर्तन शामिल है? सीमेंट के जमने में, डिकम्पोजिशन, कॉम्बिनेशन, न्यूट्रलाइजेशन। सीमेंट किसके कारण जमता है? तो आप कहेंगे कॉम्बिनेशन के कारण। अगर कॉम्बिनेशन अच्छे से होगा तो सीमेंट अच्छे से जमेगा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन होती है। निम्नलिखित में से कौन सी विस्थापन अभिक्रिया है? विस्थापन मतलब एक ज्यादा अभिक्रियाशील तत्व कम अभिक्रियाशील तत्व को हटा दे। तो Zn प्लस CuSO4, तो ये बन जाएगा Zn SO4 प्लस Cu। तो Zn ने Cu को हटा दिया, विस्थापित कर दिया, ये कहलाएगी विस्थापन अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है? ऊष्मा शोषी मतलब ऊष्मा का अवशोषण करती है। तो इन सभी में से ऊष्मा का अवशोषण कौन करती है? फोटोसिंथेसिस, ऊष्मा का अवशोषण करती है, प्रकाश की ऊर्जा को सोखती है, तब प्रकाश संश्लेषण करती है। तो ऊष्मा को ले रही है सनलाइट, है ना, तो ये प्रकाश ऊष्मा शोषी। और ऊष्मा छेपी, जो अपने अंदर से ऊष्मा निकाले, जैसे कोयले का दहन करें तो अपने अंदर से ऊष्मा निकालेगा, पेट्रोल का दहन करें ऊष्मा निकालेगा, समझ पाए? ये ऊष्मा छेपी होती है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, 2KClO3 2KCl प्लस 3O2 किस प्रकार की अभिक्रिया को दर्शाता है? ये तो टूट गया। अब जब कोई चीज टूट जाती है तो इसे क्या कहते हैं? डीकंपोजिशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, क्योंकि 2KClO3 KCl और O2 में टूट गया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, सिल्वर नाइट्रेट को सोडियम क्लोराइड की अभिक्रिया से क्या प्राप्त होता है?
देखो सिल्वर नाइट्रेट मतलब AgNO3 और सोडियम क्लोराइड मतलब NaCl, तो इससे क्या बनेगा AgCl प्लस NaNO3, तो ये तो डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया है, डबल डिस्प्लेसमेंट। Ag ने Na को विस्थापित कर दिया और Na ने Ag को विस्थापित कर दिया, तो डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहलाएगी, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। चलिएगा, ये हुए हमारे पास आज के कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर है? तो क्लास कैसी लगी ये मैं आपको कमेंट में चाहूंगा, आप सभी को क्लास कैसी लगी। दूसरा मुझे बताएंगे जो कार्बन होता है उसकी वैलेंसी कितनी होती है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है, ये मुझे आप कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। ठीक है, और साथ के साथ जो मैंने आपको एनसीईआरटी वाली नोट्स के लिए बताया उसे एक बार देख लेना। बाकी मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा। इसी तरीके से ये क्लास रेगुलर रहेंगी इस चैनल पर और 10 से 15 मिनट में आपका कंप्लीट रिवीजन कराएंगी। जैसे आज मैंने 4 चैप्टर को लेकर 52 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराई है, उसी तरीके से आने वाले समय में ऐसी छोटी छोटी वीडियोस के थ्रू मैं सारा साइंस का रिवीजन आपको करा दूंगा, जो रेलवे ग्रुप डी के लिए रामबाण साबित होगा। मिलते हैं सीधा नेक्स्ट क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा और दूसरा वीडियो को लाइक शेयर और चैनल पर जो नए हो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ग्रुप डी का भविष्य है इसी चैनल पर है। बाय बाय, टेक केयर, सभी को जय।